गरीब विधवा संध्या अपनी दोनों बेटियों की शादी की तैयारी में लगी थी कि अचानक किसी अनजान व्यक्ति का फोन आ गया। जैसे ही संध्या ने फोन उठाया, बहन तैयारी रखना, मैं शाम 4 बजे भात की रस्म निभाने आ जाऊंगा। संध्या ने कहा, कौन हो भाई? तो उसने बोला, तेरा भाई बोल रहा हूं। संध्या ने कहा, मेरा तो कोई भाई नहीं है। क्यों गरीब के साथ मजाक करते हो भाई? वो आदमी बोला, बहनों के साथ मजाक नहीं किया जाता बहन। 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा, मेरा विश्वास रखना। इतना कहकर आदमी ने फोन रख दिया। संध्या की बड़ी बिटिया ने पूछा, कौन था मां? तो संध्या ने उदास होकर कहा, नाम नहीं बताया बेटा, कह रहा था शाम 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा भात लेकर। बेटी ने कहा, जरूर ये चाची की चाल होगी। तू कल कह रही थी ना, मेरा तो कोई भाई नहीं है, लोगों को चुनरी कौन ओढ़ाएगा? तो चाची ने मजे लेने के लिए किसी को कहकर फोन करवा दिया होगा। संध्या ने कहा, भगवान सब देख रहा है, कोई मुंह दुखियारी के साथ मजाक करेगा तो अपने कर्मों की सजा पाएगा। फिर संध्या अपने काम में लग गई। एक औरत होकर उसे ही सारे घर का काम संभालना था, क्योंकि शादी में एक दिन ही बचा था। उसका एक देवर भी था, लेकिन पति की मौत के बाद उसने भी रिश्ता तोड़ लिया था, इसलिए उसके आने की कोई उम्मीद नहीं थी। 3 साल पहले जब उसके पति की मृत्यु हुई थी, तो सबसे बड़ा दुख उसके नालायक बेटे के लिए हुआ था, जिसके पास न होते हुए भी अपने सब कर्तव्य निभाकर न जाने इस दुनिया के बीच में कहां खो गया था। सोचते हुए संध्या अपने गुजरे हुए दिनों में खो गई। कुछ पैसों की जरूरत है और तेरी माँ को खून भी चढ़ाना है। 62 साल के माधव जी ने अपने बड़े बेटे से फोन पर कहा, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ आजकल, मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। उनके बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपने ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना जरूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। ये अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने बहुत ही मायूसी से फोन रख दिया। अब उस नालायक को फोन करके क्या फायदा? जब ये 2 लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वो नालायक क्या कर लेगा? उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुंचे और कुर्सी पर ढेर हो गए। पुरानी बातें याद आने लगी। माधव राय जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वो गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। इसलिए माधव जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब माधव जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी जमीन और गांव में थोड़ी सी जमीन थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। माधव जी को जब लगा कि छोटा सुधरने वाला नहीं, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उस हिस्से की जमीन उसे देकर उसे गाँव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। माधव जी सबसे अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। पापा, पापा, ये सुनकर तंद्रा टूटी तो देखा सामने वही नालायक खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया और उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? और मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे हैं, खबर मिलते ही भाग आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। माँ का ऑपरेशन कराया, अपना खून दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता कि एक दिन वो गायब हो गया। वो उसके बारे में फिर से बुरा सोचने लगा। वो वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वो अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। माधव जी के पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे हैं। घर में नौकरानी थी ही। वो उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया।
धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंक गए। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा कि ये खेत अब मेरे हैं। क्या? पर ये खेत तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वो रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस ये झोपड़ी उसके पास रह गई है। ये रही उसकी चाबी, उस आदमी ने कहा। वे झोपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल उनको मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी है। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक? अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे और माधव जी को इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सचमुच बहुत नालायक था वो। माँ की आवाज सुनकर संध्या जैसी नींद से जाग गई। मुझे लगता है वो जरूर आएगा, संध्या बुदबुदाने लगी। रेणु ने कहा, जो उसकी बड़ी बेटी थी, जिसकी कल शादी होने वाली थी, तेरा दिल कह रहा है तो वो जरूर आएगा माँ। चल अब उठ, बहुत काम निपटाने हैं। संध्या जैसे तैसे काम कर अपना पूरा परिवार चला रही थी। उसका नालायक बेटा भी ऐस के साथ होता तो शायद ये दिन न देखने पड़ते। संध्या की आर्थिक स्थिति इतने खराब थी, शमियाना कैसे लगाए ये भी सोचना पड़ रहा था। बचपन से ये कमी खलती रही कि उसका कोई भाई नहीं है और शादी के समय तो ये कमी उसे शूल बनकर चुभ रही थी। यहाँ औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका भी एक भाई हो जो बेटी की शादी में आकर उसे चुनरी ओढ़ा जाए और हिम्मत बढ़ाए। शाम के 4 बजने वाले थे। विश्वास न होते हुए भी रेणु और संध्या की नजरें दरवाजे पर ही टिकी थीं। शायद वो फोन करने वाला आ जाए। जैसे ही घड़ी ने 4 बजाए, एक सफेद रंग की चमचमाती कार उसके गेट पर आकर रुकी। उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी और फिर तो लाइन लग गई। करीब 50 गाड़ियां संध्या के दरवाजे पर लग गई। पूरी गली भर गई घड़ियों से। पूरे गांव में खलबली मच गई। लोग घरों के छतों पे से झांकने लगे। संध्या तो जैसे पागल ही हो गई। ये कैसा भाई है, पूरी फौज लेकर आ गया, इतने लोगों को कहां बिठाऊंगी। उसने अपनी छोटी बेटी उर्वशी को कहा, जा पूरे मोहल्ले को बुलावा दे आ, बोलना मेरा मामा आया है भात भरने। और भागकर खुद अंदर चली गई आरती की थाल तैयार करने। संध्या के किसी भाई ने पानी तक नहीं पिया, सीधे भात भरने में लग गए। सबसे पहला जो इंसान सामने आया जिसे संध्या ने तिलक लगाया, उसने कहा, बहन पहचाना क्या? संध्या ने नाम सर हिला दिया। बचपन के दिन याद कर बहन, जब तूने एक 7 साल के बच्चे को गांव की नदी में डूबने से बचाया था अपनी जान पर खेलकर। मैं वही किशोर हूं। ओह तुम किशोर हो, लेकिन तुम्हारे बाबूजी लोग तो गांव छोड़कर कहीं बाहर शहर में बस गए थे ना? हाँ बहन, किशोर ने कहा। बाबूजी ने छोटा सा धंधा कर लिया था जो चल निकला। फिर हम लोगों को वापस गांव आने का समय ही नहीं मिला, मगर बाबूजी ने पिछले महीने मुझे याद दिलाया, एक लड़की का एहसान है तेरे इस जिंदगी पर जो तू जी रहा है, उसे मुझे उतारना है। तब मैंने आदमी भेजकर पता करवाया तो उसने बताया कि इस तारीख को बेटियों की शादी तय कर रखी है। तो मैंने सोचा कि भांजियों का भात भर देता हूँ। देख मैं समय पर आ गया ना बहन। फिर किशोर ने एक महंगी चुनरी संध्या को ओढ़ाई और रुपयों से भरा एक बैग उसकी झोली में रख दिया। उसके बाद किशोर के साथ आए। सभी लोगों ने संध्या को चुनरी ओढ़ाई और थाली में भर भर के रुपयों की गद्दियां रखते चले। अचानक एक गरीब औरत के घर पैसे की बरसात हो गई थी। जो भी देख रहा था सदमे में था। एक विधवा जो बेटियों के शादी का खर्च उठाने लायक नहीं थी, उसके इतने सारे करोड़पति भाई आ गए थे। भाई ना होने के कारण संध्या एक चुनरी को तरस रही थी। उसके भाइयों ने तो सैकड़ों चुनरियां ओढ़ा दी थी। संध्या पगलाई हुई सी भाइयों का तिलक कर रही थी। संध्या को रोते देख पास खड़ी गांव की महिलाओं के भी आंसू निकल गए। जैसी ही भात की रस्म पूरी हुई, एक ट्रक आया। उसके गेट के सामने सामान से भरा हुआ सारा सामान संध्या के घर में उतार दिया उसके भाइयों ने। सभी गांव वाले आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगे। इतना कीमती सामान आज तक किसी ने नहीं दिया होगा दहेज में। तभी किशोर ने कहा, अब मैं चलता हूं बहन, और एक कार्ड संध्या के हाथों में दे दिया। ये मेरा पता और फोन नंबर है,
छोटी के शादी में न्योता देने जरूर आना, तभी आऊंगा, कहकर संध्या के पांव छू के चला गया। उसके बाद संध्या ने बड़े शानो शौकत से अपनी बेटी की शादी की। फिर भी इतने सारे पैसे बच गए कि संध्या ने अपनी जमीन वापस खरीद ली, जिसे उसका नालायक बेटा बेच गया था, और भी बहुत सारी जमीन खरीद ली और आराम से अपनी झोपड़ी में रहने लगी। समय के साथ संध्या की झोपड़ी अब कोठी में बदल गई थी। उसकी जमीन से इतनी फसल हो जाती थी, संभाल नहीं पाती थी। शिवाजी, जो संध्या जी के पूरे खेत खलिहान का हिसाब किताब रखते थे, आज सुबह ही आ गए थे। शायद कुछ जरूरी बात करना था उनको। संध्या जी आई तो उन्होंने बात आगे बढ़ाई। दीदी, अब मुझसे अकेले नहीं होता पूरा ये काम। मैं भी बूढ़ा हो गया है। अगर आप कहें तो 1-2 लोगों को हमेशा के लिए मजदूर रख लेते हैं, जिससे कुछ मेरी भी मदद हो जाएगी और फसल की देखभाल भी। संध्या जी ने कहा, ठीक है शिव भैया, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए खाने पीने की। जी ठीक है, शिव जी ने कहा। एक गरीब परिवार है दीदी, आदमी और उसकी घरवाली आई है कहीं से। बहुत जानकारी है उन लोगों को खेती की। बस एक दिक्कत है, रहने का इंतजाम करना होगा, तो खेत के कोने में एक झोपड़ी बना देंगे। वो लोग उसी में रह लेंगे और खेत की देखभाल भी हो जाएगी। ठीक है, संध्या जी ने कहा। समय के साथ सब कुछ बदल गया। शिवाजी को कहकर वो मजदूर ने खेत में साग सब्जी लगाना शुरू किया और फसलों से ज्यादा फायदा निकलकर शिवाजी के हाथों में रख दिया। शिवाजी बहुत खुश हुए। उनको पूछा, तुम्हें कैसे पता खेत की मिट्टी में साग सब्जी ज्यादा होगी? तो मजदूर ने कहा, बाबूजी, मिट्टी की खुशबू ही ऐसी है कि किसान समझ लेता है कि यहाँ क्या होगा, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। भगवान उसे हमेशा फल देता है। कहकर वह मजदूर झोपड़ी में चला गया। शिवाजी बहुत खुश हुए और खुशी खुशी संध्या जी से मिलने चले गए। दीदी दीदी कहते हुए शिवाजी कोठी में चले गए। क्या बात है भैया, बड़े खुश नजर आ रहे हो, संध्या जी ने कहा, जो सोफे पर बैठी थी। दीदी, ये रहे इस बरस की 20 लाख रुपए, कहते हुए शिवजी पूरे पैसे संध्या जी के हाथों में रख दिए। क्या बात है शिव भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया। लगता है फसल बहुत अच्छी हुई है अब की बार। संध्या जी ने कहा, ना दीदी, अब की बार तो फसल की ही नहीं, अब की बार तो हमने सिर्फ साग सब्जी लगाई थी। ये तो मजदूर की मेहनत का फल है दीदी, जो दिन रात पति पत्नी लगे रहते थे, और ये रिजल्ट आपके सामने है। शिवाजी ने खुश होते हुए कहा। फिर तो वो मजदूर इनाम का हकदार है भैया, वो जो भी मांगे उसे दिया जाए। शिवाजी भैया, संध्या जी ने कहा। शिवाजी ने उदास मन से कहा, दीदी, वो तो परम संतोषी है, उसे बस भोजन ही चाहिए। दोनों पति पत्नी एक जैसे हैं, बस हमेशा यही कहता है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, भगवान उसे हमेशा फल देता है। क्या चौंके संध्या जी, क्या वो मजदूर ऐसा कहता है? शिव जी ने कहा, हाँ दीदी, वो हमेशा यही कहता है। अपने पति द्वारा कहे हुए ये शब्द वो कैसे भूल सकती थी, जो हमेशा वो कहते थे उस नालायक के लिए, जो आज नालायक कह रहा था। संध्या जी की आंखों में आंसू की धाराएं बहने लगीं। मेरा नालायक मेरे पास है और मेरी पहचान भी नहीं पाई। भैया, मुझे उसके पास ले चलो, वो ही मेरा नालायक बेटा है। और संध्या जी ऐसे हो दौड़ पड़ी खेतों की ओर, चप्पल भी नहीं पहना। अंधेरे में शिवाजी भी दौड़ पड़े, टॉर्च हाथ में उठाए हुए। जब संध्या जी उसकी झोपड़ी पर पहुंची तो देखती है बड़े मजे से दोनों आदमी रोटी और प्याज के साथ अपना खाना खा रहे हैं। अरे नालायक, अपनी मां को भी भूल गया तू। संध्या जी के आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वो मजदूर उठा और संध्या जी के चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो मां, मैं तुम्हारी विरासत की रक्षा नहीं कर पाया। संध्या जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। तू तो मेरा हीरा बेटा है रे, तू नालायक नहीं है रे, कहकर रोने लगी। शिव जी की आंखों में भी आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो मालिक, मैं पहचान नहीं पाया आपको। शिव जी सागर के चरणों में गिर पड़े। निशि वहीं कोने में चुपचाप माँ बेटे का मिलन देख रही थी। आज एक परिवार फिर एक हो गया।